का समय था। बिरजू अकेले जंगल के रास्ते से होता हुआ ब्रह्मनगर राज्य जा रहा था। तभी उसकी नजर नीम की एक प्राचीन पेड़ पर पड़ी। चलते चलते मेरे पैर तो जवाब दे गए। क्यों ना इस घने नीम के वृक्ष के नीचे थोड़ा आराम कर लिया जाए। बिरजू पेड़ के नीचे बैठने ही वाला था कि तभी उसके कानों में एक आवाज टकराई। मेरा नाम उल्लू है। इसके नीचे बैठने से पहले तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा। बिरजू की नजर जैसे ही पेड़ के ऊपर पड़ी तो उसने देखा एक उल्लू इंसानी आवाज में बोल रहा था। तुम तो उल्लू हो, तुम इंसानी आवाज में कैसे बात कर सकते हो? मेरा एक सवाल है। अगर तुम उस सवाल का जवाब दे दोगे तो उसके बदले मैं तुम्हें सोने चांदी के खजाने का पता बता दूंगा, और अगर नहीं दोगे तो तुम्हें पत्थर बना दूंगा। बिरजू उल्लू की बात सुनकर डर गया। जैसे ही वो भागने को हुआ, वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सका। अब तुम यहां से मेरे सवाल का जवाब दिए बगैर नहीं जा सकते। बिरजू अपने माथे का पसीना पोंछते हुए बोला। ठीक है, पूछो। सवाल यह है कि एक तरफ तुम्हें एक हीरे से भरा हुआ जंगल दिया जाए, वहीं दूसरी तरफ तुम्हें एक दूसरा जंगल दिया जाए जो अंधेरे से भरा है। तुम बताओ कौन सा जंगल लेना पसंद करोगे? मुझे नहीं पता था कि तुम इतना आसान सा सवाल करोगे। अरे जाहिर सी बात है कि मैं हीरे से भरा हुआ जंगल लेना पसंद करूंगा, और क्या। बिरजू की बात सुनकर अचानक उल्लू की आंखों से लाल रंग की किरणें निकली और बिरजू पत्थर का बन गया। अगली सुबह ब्रह्मनगर का राजा चित्रसेन अपने महल में बेचैनी से टहल रहा था। तभी उसकी पत्नी आकर उससे बोली। क्या हुआ जी? आपके चेहरे पर ये चिंता की लकीरें क्यों दिखाई दे रही हैं? अब तुम्हें क्या बताऊं, कल दूसरे राज्य से मेरा एक गुप्तचर कोई संदेश लेकर आने वाला था। वो अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचा। तभी राजा चित्रसेन का मंत्री दौड़ते हुए राजा चित्रसेन के पास आकर बोला। महाराज, महाराज, जिस बात का डर था वही हुआ। महाराज, हमारे गुप्तचर बिरजू को कल रात हमारे राज्य के कुछ नागरिकों ने उसी रास्ते से महल की ओर आते हुए देखा था, जिस रास्ते में वो नीम का घना पेड़ पड़ता है। ये सुनकर राजा चित्रसेन के चेहरे पर चिंता की लकीर और दिखाई देने लगी। जाओ, सारे राज्य में ऐलान कर दो कि सभी राज्य के वासी मेरे महल के सामने एकत्रित हो जाएं। मैं एक जरूरी ऐलान करना चाहता हूं। कुछ देर के बाद सारे ब्रह्मनगर वासी महल के सामने एकत्रित हो गए। राजा अपने महल की छत पर सभी लोगों से खड़े होकर बोला। ब्रह्मनगर के वासियों, आज मैं एक ऐलान करना चाहता हूं कि तुम में से कोई भी व्यक्ति उस रास्ते से नहीं जाएगा जिस रास्ते वो घना प्राचीन नीम का पेड़ पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति वहां से आता हुआ या जाता हुआ दिखाई दिया तो तुम सबका कर्तव्य है कि उसे वहां जाने से रोकें। इतना कहकर राजा अपने कमरे में बेचैनी से आकर टहलने लगा कि तभी राजा की पुत्री अवंतिका और उसका पति, जो कि दूसरे नगर का राजकुमार था, राजकुमार भानु प्रताप, राजा से बोला। उस नीम के पेड़ के बारे में तो तरह तरह की अफवाहें मैंने भी सुन रखी हैं। आखिर इसका क्या रहस्य है? कहते हैं कि उस नीम के पेड़ के ऊपर एक सुंदर सा उल्लू रहता है जो लोगों से एक अजीब व गरीब सवाल करता है और निर्दोष मासूम इंसानों को पत्थर बना देता है। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं आपके राज्य की प्रजा को उस जादुई उल्लू से मुक्ति दिलवाऊंगा। नहीं राजकुमार, ऐसी गलती मत करना। अरे नहीं महाराज, मुझे मत रोको। मैं भी उस उल्लू के सवाल को सुनना चाहता हूं। मैं भी आपके साथ चलूंगी। आप मेरे पिता के राज्य के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो मेरा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। राजकुमार भानु प्रताप अपनी पत्नी अवंतिका को लेकर दोपहर के समय उस प्राचीन नीम के पेड़ के पास पहुंच गया। राजकुमार ने देखा उस पेड़ के पास एक बहुत ही भ्रम सा तालाब था। तभी उस तालाब के ऊपर राजकुमार को पत्थर की मूर्तियां तैरती दिखाई दी। राजकुमार अपनी पत्नी अवंतिका से बोला। मुझे लगता है ये वही मासूम निर्दोष इंसान हैं जिन्हें पत्थर बना दिया गया। राजकुमार ने इतना बोला ही था कि तभी उसके कानों में उसी उल्लू की आवाज टकराई। क्या बात है? अब तक तो राजा चित्रसेन की प्रजा और कुछ मूर्ख इंसान ही यहाँ पर आते थे। आज तो महाराज का दामाद और उनकी पुत्री स्वयं यहाँ पधारे हैं। क्या बात है? मैंने सुना है कि तुम यात्रियों से एक अजीब गरीब सवाल करते हो और पत्थर बना देते हो उन्हें।
हाँ, क्योंकि वो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाते। अच्छा, पूछो, क्या सवाल पूछना चाहते हो? बड़े निडर हो राजकुमार, लगता है तुम्हें अपने ऊपर काफी भरोसा है। जादुई उल्लू ने राजकुमार और अवंतिका से वही सवाल किया जो उसने बिरजू से किया था। सवाल यह है कि एक तरफ तुम्हें एक हीरे से भरा हुआ जंगल दिया जाए, वहीं दूसरी तरफ तुम्हें एक दूसरा जंगल दिया जाए जो अंधेरे से भरा है। तुम बताओ कौन सा जंगल लेना पसंद करोगे? अवंतिका आहिस्ता से अपने पति राजकुमार भानु प्रताप से बोली, ये तो बहुत ही आसान सवाल है। इसका उत्तर तो आप आसानी से दे देंगे। जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान अंधेरे का जंगल क्यों चुनेगा? वो तो हीरो का ही जंगल चुनेगा। नहीं अवंतिका, कुछ तो रहस्य है। राजकुमार उस जादुई उल्लू से बोला। मैं अंधेरे से भरा हुआ जंगल चुनूंगा। तुम पहले इंसान हो जिसने सही उत्तर दिया, लेकिन शायद तुम नहीं जानते, तुम्हें इस उत्तर के बदले में उस अंधेरे से भरे जंगल में जाना होगा, और साथ ही साथ तुम्हारी पत्नी को भी। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। मैं भी जानना चाहता हूँ कि उस अंधेरे से भरे जंगल में आखिर ऐसा क्या है। राजकुमार भानु प्रताप समझ गया कि अंधेरे जंगल में जाने का रास्ता यही है। राजकुमार भानु प्रताप अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर सीधे उस रास्ते के अंदर चला गया। कुछ पलों में राजकुमार भानु प्रताप और उसकी पत्नी ने स्वयं को एक बड़े से भयानक जंगल में पाया, जहां के वृक्ष किसी राक्षस की भांति मालूम पड़ रहे थे। ये कैसा जंगल है भानु प्रताप? यहाँ तो अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं है। क्या यहाँ पर सूरज नहीं निकलता? बहुत से लोगों के चिल्लाने की आवाज टकराई। अवंतिका, इस जंगल में हमारे अलावा और भी इंसान मालूम पड़ते हैं। हमें तुरंत वहां जाकर देखना चाहिए। लगता है उन्हें मदद की आवश्यकता हो। राजकुमार भानु प्रताप अवंतिका को लेकर आवाजों की दिशा की ओर चलने लगा। कुछ ही देर के बाद वो दोनों गुफा के बाहर खड़े हुए थे। उस गुफा के अंदर जाने वाले द्वार पर बड़ी बड़ी मोटी सलाखें लगी हुई थी। उन सलाखों के अंदर गुफा में बहुत से लोग बंद थे। तभी उनमें बंद भीमा राजकुमार भानु प्रताप की ओर देखकर बोला। आप तो राजकुमार भानु प्रताप हैं, महाराज चित्रसेन के दामाद। मेरी मदद कीजिए, मुझे यहाँ से निकालिए। मैं बिरजू हूँ, मुझे निकालिए। तो तुम बिरजू हो जिनका महाराज इंतजार कर रहे थे। तुम यहाँ कैसे आए? उस जादुई उल्लू ने मुझसे सवाल पूछा और मैंने उसका उत्तर दिया। अचानक मैंने स्वयं को इस गुफा के अंदर पाया, जहाँ मेरी तरह और भी बहुत से इंसान बंद हैं। राजकुमार भानु प्रताप ने अपनी तलवार से जैसे ही उन सलाखों को तोड़ने की कोशिश की, अचानक उनसे आग निकलने लगी। राजकुमार पीछे की ओर गिर गया। आप ठीक तो है ना? अचानक वो लोग गायब हो गए और साथ ही साथ आवाज भी। राजकुमार भानु प्रताप और अवंतिका ने अपने आप को एक तालाब के किनारे पाया। तालाब के किनारे एक बूढ़ी औरत गुमसुम उदास बैठी हुई थी। उन दोनों को देखकर वो बूढ़ी औरत उदासी से बोली, लगता है तुमने उन सलाखों को तोड़ने की कोशिश की थी। तुम्हें कैसे पता? उन सलाखों को जो भी तोड़ने की कोशिश करता है वो यहाँ पहुंच जाता है। आखिर इन सब का क्या रहस्य है? कहते हैं ये अंधेरे से भरा जंगल किसी समय में ब्रह्म जंगल हुआ करता था। उस समय यहाँ पर एक जंगल की रानी वास करती थी, मगर एक दिन एक तांत्रिक बुरे इरादों से इस जंगल में आया। उसके जंगल में आते ही सब कुछ खत्म हो गया। तो तुम्हें अगर बाहर निकलना है तो उन सबको आजाद करवाना है, तो तुम्हें उस तांत्रिक को खत्म करना होगा। मुझे बताओ, वो तांत्रिक कहाँ मिलेगा? यहाँ से कुछ दूर एक बहुत ही पुराना खंडर है। कहते हैं उसने अपने पापों की नगरी वहां पर बसा रखी है। मैं उसे खत्म कर दूंगा। ध्यान रखना, वो तुमसे एक सवाल करेगा, तुम जवाब नहीं देना, लेकिन तुम भी उससे कोई ऐसा सवाल करना जिसमें वो कुछ देर के लिए उलझ जाए। तुम्हें उसी मौके का फायदा उठाकर उस पर वार करना है। राजकुमार भानु प्रताप बगैर देरी किए हुए तारा को लेकर उस पुराने खंडर की ओर चलने लगा। कुछ देर के बाद उन दोनों को एक पहाड़ी पर बना हुआ एक टूटा और पुराना खंडर नजर आने लगा। क्या हमें उसके लिए अंदर जाना चाहिए? अगर हमें रहस्यों की परतों की गहराई में उतरना है और उन्हें सुलझाना है तो हमें खंडहर के अंदर जाना ही होगा। क्या उस बूढ़ी औरत की बात पर भरोसा किया जा सकता है? अवंतिका, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है।
कुछ देर में वो दोनों उस टूटे खंडर के मुख्य द्वार पर खड़े थे। राजकुमार भानुप्रताप और अवंतिका ने जैसे ही उस द्वार के अंदर प्रवेश किया, अचानक दोनों ने स्वयं को एक काल कोठरी के अंदर खड़ा हुआ पाया। उस काल कोठरी के अंदर एक व्यक्ति काले कपड़े पहने हुए बैठा था। लगता है तुम वही तांत्रिक हो। तांत्रिक हंसता है। काफी समझदार हो राजकुमार। क्या तुम जानते हो मुझे? राजकुमार भानुप्रताप तांत्रिक को ललकारते हुए बोला। मैं तुम्हें इसी समय युद्ध के लिए ललकार रहा हूं। लेकिन पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। अगर तुमने उस सवाल का उत्तर दे दिया तो गुफा के अंदर सारे बंद इंसानों को मैं छोड़ दूंगा और इस अंधेरे जंगल में सूरज भी निकल जाएगा। बोलो, कैसा सवाल? बताओ, इस आकाश में कितने तारे हैं? अचानक तांत्रिक बहुत जोर से हंसता हुआ उठकर खड़ा हो गया। तभी राजकुमार की पत्नी वहां से गायब हो गई। मेरी पत्नी कहाँ है? वही, उसी गुफा के अंदर तुम्हारी पत्नी भी बंद हो गई। राजकुमार भानुप्रताप, ये तुम्हारा राज्य नहीं, ये मेरा राज्य है और यहाँ पर मेरा आदेश चलता है। तांत्रिक ने इतना कहा ही था कि तभी राजकुमार ने स्वयं को खंडर की छत पर मौजूद पाया, जहां तांत्रिक उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। क्या लगता है कि तांत्रिक को हरा पाना इतना आसान होगा? मैं तुम्हें यहाँ खंडेर की छत पर क्यों लाया हूँ? तुम्हें यहाँ से धक्का देकर तुम्हारे प्राण लेने के लिए, समझे? तभी राजकुमार ने मुस्कुराते हुए उस तांत्रिक से कहा। तुम दूसरों से सवाल करते हो ना, क्या मेरे एक सवाल का उत्तर दे सकते हो? बोलो। राजकुमार भानुप्रताप की बात सुनकर तांत्रिक बुरी तरह से चौंक पड़ा। अगर उत्तर नहीं दे सकते तो फिर इस जंगल को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाओ। बोलो। तांत्रिक बुरी तरह से आवेश में आ गया और बोला। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ कि मेरे सर पर कितने बाल हैं, बताओ। तांत्रिक भानुप्रताप के बालों को बहुत ही गौर से देखने लगा। उसके देखने के अंदाज से ऐसा लग रहा था कि मानो कि वो भानुप्रताप के बालों को गिनने का प्रयास कर रहा हो और बहुत ही जल्द उसमें सफल भी होने वाला है। तभी अचानक राजकुमार भानुप्रताप ने अपनी तलवार निकालकर उस तांत्रिक के ऊपर वार कर दिया। वार करते ही वो तांत्रिक मृत होकर गिर पड़ा। तभी भानुप्रताप ने देखा उस खंडर के ऊपर आकाश में सूरज उग आया और वो अंधेरे से भरा जंगल देखते ही देखते एक सुंदर जंगल में परिवर्तित हो गया। अगले ही पल राजकुमार भानुप्रताप ने स्वयं को उस नीम के पेड़ के पास खड़ा हुआ पाया, जहां पर अवंतिका और वो सारे लोग मौजूद थे जो कि उस गुफा के अंदर बंद थे। कुछ ही देर में वो उल्लू उड़ते हुए राजकुमार के पास आकर खड़ा हो गया और वो एक स्त्री में परिवर्तित हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार। मुझे विश्वास था कि तुम उस अंधेरी जंगल को पार करके उस तांत्रिक तक जरूर पहुंच जाओगी। एक बात समझ में नहीं आई कि यहाँ पर एक तालाब बहता था, वो कहाँ गया? और वहीं दूसरी बात, तुम इंसानों को पत्थर बना देती थी, फिर वो उस अंधेरे जंगल में बंदी कैसे बन जाते थे? यहाँ के लिए वो लोग पत्थर के बन जाते थे, लेकिन उनकी आत्मा उस अंधेरी जंगल की गुफा में कैद कर दी जाती थी। तुम्हें जो उस तालाब के पास बूढ़ी औरत मिली थी, वो औरत मेरी माँ थी राजकुमार। बरसों पहले उस तांत्रिक ने मुझे उल्लू बना दिया था और मेरे जंगल पर कब्जा कर लिया। तब से मैं हर यात्री से प्रश्न पूछती थी। मैं जानती थी कि मेरे प्रश्न का उत्तर कोई वीर ही दे सकता है, और वो तुम थे। इतना बोलकर वो स्त्री गायब हो गई और ब्रह्मनगर में सब सही हो गया।